एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 2025 का ये पेपर है। 2025 का सेट नंबर 1 है और कोड है 421। अब इसमें हम करेंगे व्याकरण के सेक्शन को सॉल्व इस वीडियो के अंदर। हमने लास्ट वीडियो जो आप लोगों को दी थी बोर्ड एग्जाम के पेपर की, वो दी थी वो था 2025 का ही पेपर था। सारे सेट में आपको यही करवाने वाली हूँ। वो भी था सेट 1, लेकिन कोड था उसका 411। ठीक है, 411। ठीक है, सेट 1 ही था 411। ये ऑलरेडी आपको चैनल में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको समझा भी रही हूँ कि आंसर आया तो आया कैसे, राइट। और आंसर्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज बोर्ड ने आपके जो आंसर्स दिए हैं मैं वही आंसर्स आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। आंसर्स बिल्कुल मेरे सामने रखे हैं, सो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आंसर तो सही है, एटलीस्ट जो बोर्ड ने दिए हैं वही आंसर हैं। चलिए हम चलते हैं अपने व्याकरण सेक्शन की तरफ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चलती हूँ आपके सेक्शन की तरफ। चलिए व्याकरण सेक्शन पे आ गए हैं आप। पहला प्रश्न आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, निर्देश के अनुसार, निर्देशानुसार मतलब निर्देश के अनुसार, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो। पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। मैं कहती हूँ 5 लिख कर आना। जो 4 तुम्हें अच्छे से आते हैं उसके आंसर्स पहले लिखना, और 5वां जो कम अच्छे से आता है वो 5वें नंबर पर लिखना, जो सबसे कम जिस पर तुम श्योर हो। कई बार अच्छा एग्जामिनर होता है तो वो 5वें पे नंबर दे देता है अगर ऊपर से कोई एक गलत हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 में से 5 में लेंगे, पर ये संभव है कि अगर शुरू के 4 में से कोई गलत हो तो हो सकता है कि वो तुम्हें 5वें का नंबर उसमें लगा दे। चलो पहला आ रहा है, किसी भी वाक्य में क्रिया पदबंध की पहचान कैसे होती है? क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब। ठीक है, मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा लेती हूँ, इसीलिए इसको कनेक्ट करते हुए तुम्हें समझा दूंगी। क्रिया पदबंध, क्रिया मतलब होता है वर्ब। तो इनकी पहचान कैसे होती है? तो बोर्ड का आंसर सिंपली उन्होंने दिया है कि क्रिया पदों के समूह के आधार पर, यानी ऐसे पदों का, ऐसे शब्दों का ग्रुप। पद मतलब क्या होता है? शब्द जो कि वाक्य में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों के ग्रुप से हो जाती है जो कि क्रिया को बताते हो। क्रिया पदों के समूह के आधार पर। आंसर क्या बनेगा इसका? कि क्रिया पदबंध की पहचान क्रिया पदों के समूह के आधार पर होती है। आई को पहला आंसर क्लियर है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हरियर के परिवार में कुल 60 बीघे खेत हैं। वाक्य में से विशेषण पटबंध चुनकर लिखना है। विशेषण का मतलब क्या होता है? पहले तो वही देख लो। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है ना, जो किसी चीज़ के बारे में बताता है, किसी संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में बताता है। अब यहाँ पर तुम ढूंढो कि विशेषण पदबंध क्या है। भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है खेत के बारे में, और खेत के बारे में क्या है कि खेत कितने हैं? कुल 60 बीघे। तो आंसर है तुम्हारा कुल 60 बीघे। क्यों आंसर है तुम्हारा कुल 60 बीघे? अच्छे से समझ लो इस बात को। विशेषण पदबंध निकालना है। खेत की विशेषता क्या बताई जा रही है? कुल 60 बीघे खेत है। खेत मतलब क्या हुआ? प्लेस। प्लेस मतलब क्या हुआ? नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। खेत का मतलब हो गया जगह, यानी कि नाउन, यानी कि संज्ञा। संज्ञा के बारे में जो बताता है वो विशेषण होता है। सर्वनाम के बारे में जो बताता है वो विशेषण होता है। अब संज्ञा खेत के बारे में बताया जा रहा है, कुल 60 बीघे खेत है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया विशेषण पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन, मास्टर साहब ने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है। वाक्य में से संज्ञा पदबंध चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सोचने वाला। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि चौबारा जो है, ये वर्ड जो है, ये मेरा जगह है, प्लेस है, तो ये तो संज्ञा है, लेकिन मुझे पूरा पदबंध निकालना है। तो चौबारा कैसा? पूरा टोटल ले लो। छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा। लास्ट वर्ड संज्ञा होना चाहिए, ध्यान रखना, लास्ट वर्ड संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा पदबंध में लास्ट शब्द संज्ञा होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना। तो पूरा चौबारा कैसा है? छोटी छोटी खिड़कियों वाला। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा कि छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा। इसी को आपको अंडरलाइन करके आंसर में लिख कर आना है। ठीक है, संज्ञा पदबंध आ गया समझ में? मैंने बताया संज्ञा पदबंध लास्ट शब्द संज्ञा होना चाहिए, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो वो भी पूरी की पूरी मार्क कर लेना। आगे चलो। समुद्र तले सूरज डूबता जा रहा था। क्रिया पदबंध। क्रिया मतलब काम, काम मतलब वर्ब, है ना? कोई भी काम को क्रिया बोलते हैं। तो काम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सूरज क्या कर रहा था? क्या काम हो रहा था यहाँ पे? भाई डूबता जा रहा था, कितना तो सिंपल है हमारा। डूबना एक काम होता है। डूबना, उठना, बैठना, रोना, गाना, सोना, चलना फिरना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, सब कुछ काम होता है। तो डूबता जा रहा था, ये क्रिया पदबंध है। चलिए आगे चलते हैं। वे दफ्तर के सामने की ओर चले गए। किस ओर चले गए? मतलब चले जाने का काम। चले जाने का काम कैसे हुआ? सामने की ओर। भाई कितना सिंपल है। ये कौन सा है? ये मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। ठीक है, चले चले गए, चले गए मतलब ये तो वर्ब है। ठीक है, वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब मतलब हिंदी में हो गया ये क्रिया है। तो चले जाने का काम किस ओर हुआ? सामने की ओर। वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब। वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। यही होता है ना एडवर्ब का मतलब, क्रिया विशेषण।
तो क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, सामने की ओर, बस इसे अंडरलाइन कर दो, सामने की ओर। इससे क्या होगा, इस तरीके से बनाने से वीडियो सीधे आंसर भी बता सकती थी, बट बिना समझाए बताऊंगी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बोर्ड थोड़ी अपने क्वेश्चन थोड़ी रिपीट कर देगा सेंटेंस तुम्हें, हाँ, लेकिन तरीका रिपीट कर देगा कि बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर। चलो आगे आ जाते हैं। निर्देश के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाई 5 के देने हैं तुम्हें, 4 जो अच्छे आते हैं वो ऊपर, 5वां नीचे। चलो आगे देखते हैं। पहला, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि 411 जो सेट था ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेट 1 था वो भी, लेकिन वो 411 था, ये 421 है, ठीक है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जाता है। सरल वाक्य को कैसे रूपांतरित किया जाता है, क्रिया के आधार पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों में विभाजित कर सरल वाक्य को क्रिया के आधार पर, वर्ब के आधार पर, काम के आधार पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों में विभाजित करते हैं और समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अवयव का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लगा दिया या, और, ऐसा कुछ लगा दिया, मतलब मुझे इसी के अंदर से क्या करना होता है, दो वाक्य निकालने होते हैं, 2 पूरे वाक्य जिनका पूरा पूरा मतलब हो। जैसे कि निधि बाजार गई थी और बाजार से वह आम लाई थी। अब बाजार से वह आम लाई थी पूरा सेंटेंस है, निधि बाजार गई थी पूरा सेंटेंस है, मैंने इसे और से जोड़ दिया। तो सरल वाक्य को क्रिया के आधार पर 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्यों में जब हम विभाजित कर देते हैं समुच्चय बोधक लगा के, तो हम कहते हैं कि हमने उसे क्या कर दिया, संयुक्त वाक्य बना दिया। ऐसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं संयुक्त वाक्य को। सरल को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस और मिश्र को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो आगे देखो। तंतारा की आंखें व्याकुल थीं और वामीरों को ढूंढ रही थी, सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। देखो अब यहाँ पर देखो तुमको कौन सा वाक्य ये है, कौन सा, पहले ये समझ लो। तंतारा की आंखें व्याकुल थीं, ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, पूरा इसका मतलब है। वामीरों की आंखें ढूंढ रही थी, वामीरों की आंखें ढूंढ रही थी, ये भी पूरा है। तो और से जोड़ रखा है हमने इसे, तो ये है संयुक्त वाक्य, ये है संयुक्त वाक्य जिसमें दोनों स्वतंत्र वाक्य मिलते हैं और या ऐसे किसी वर्ड से, समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं, कंजंक्शन से, ठीक है। अब मुझे वो कह रहे हैं कि इसे सिंपल सेंटेंस बना दो, इसे सरल सेंटेंस बना दो। तो तंतारा की व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढ रही थी, तंतारा की व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढ रही थी। चलो आगे देखो। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, संयुक्त वाक्य बनाना है, मतलब मुझे 2 सेंटेंस बनाने हैं जिन दोनों का ही पूरा पूरा अपना मीनिंग होना चाहिए और मुझे किसी समुच्चय बोधक को लगाकर उसके अंदर और या ऐसा कोई शब्द लगाकर उसको जो है एक सेंटेंस बनाना है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, कबूतर परेशानी में थे इसीलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। आंसर क्या दे रखा है बोर्ड ने आपको कि कबूतर परेशानी में थे, एक वाक्य पूरा बन गया। इसीलिए आपने समुच्चय बोधक लगा दिया, कंजंक्शन लग जिसे बोलते हैं वो लगा दिया, और फड़फड़ा रहे थे, इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, ठीक है। तो कबूतर परेशानी में थे इसीलिए फड़फड़ा रहे थे। तुम्हारे इंटरनल एग्जाम के लिए तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं ना भाई, मैम उठा उठा के देती है बोर्ड के पेपर में से ऐसे ही। चलो आगे देखो। बच्चे अभी छोटे हैं और उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करिए। मतलब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, यानी कि इसके अंदर एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। आंसर क्या दिया हुआ है, चूंकि बच्चे अभी छोटे हैं, चूंकि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी अपने आप में इनकम्प्लीट है तो डिपेंडेंट हो गया ना किसी चीज़ के ऊपर कि हम इसे पूरा करें। चूंकि बच्चे अभी छोटे हैं इसीलिए उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है। चूंकि बच्चे अभी छोटे हैं इसीलिए उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है। या इसे और कैसे बना सकते हैं, बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक, फिर तब तक पे रुके तो तुम्हें समझ में आ गया कि डिपेंडेंट है, तब तक उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखो चलो भाई। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, खिड़की के बाहर दोनों कबूतर अब खामोश और उदास बैठे रहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। क्या समझ आ रहा है जल्दी से बताओ। सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है ये, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है बच्चों, सरल वाक्य है ये। इसके अंदर ना मुझे कोई 2 सेंटेंस अलग अलग मिल रहे हैं, ये टोटल एक ही सेंटेंस है और एक सीधी बात इसमें कही जा रही है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अगर मुझे इसे संयुक्त बनाना होता तो लगभग इसे कैसे बना सकते थे, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, दोनों कबूतर खामोश और उदास हैं इसलिए खिड़की के बाहर बैठे रहते हैं, ऐसे बना सकते हैं। 2 पूरे सेंटेंस बनाने हैं जिनका वजन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 जो है प्रश्नों में से 4 के उत्तर दो। आप कितनों के दोगे, पूरे 5 के, ठीक है।
चलिए, अव्ययी भाव समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अव्ययी भाव समास का आपको सबसे पहले बताना है कि अव्यय भाव समास क्या होता है, मतलब उसकी विशेषता आपको बतानी है और फिर उसका आपको एक उदाहरण भी देना है। देखो, अव्ययी भाव में आप लिखोगे कि प्रथम पद अव्यय होता है, लिख लो, प्रथम पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। जैसे कि मैं तुम्हें दूं आ जीवन, ये पूरा एक शब्द है, तो प्रथम पद ये वाला पद जो है ये अव्यय होता है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। और समस्त पद यानी कि पूरा जो वर्ड है ये अव्यय का कार्य करता है। जैसे प्रतिदिन, आजीवन, इसके एग्जाम्पल आप लिख कर आएंगे। ठीक है, प्रतिदिन, आजीवन, प्रथम पद अव्यय होता है और समस्त पद यानी कि पूरा पद अव्यय का कार्य करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपने ही विषय में सोचना पशुओं की प्रवृत्ति है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर एक समस्त पद लिखकर पशुओं की प्रवृत्ति के लिए मुझे एक शब्द यूज करना है। पशुओं की प्रवृत्ति के लिए एक शब्द पहले तो मैं यूज ही कर लेती हूँ। ये हो गया पशुओं की प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति है ना, पशुओं की प्रवृत्ति मतलब पशु प्रवृत्ति। ये तो मैंने इस लाइन के लिए एक शब्द यूज कर लिया। और रेखांकित पद के स्थान पर एक समस्त पद लिखकर समास का भेद लिखो। पशुओं की प्रवृत्ति, समास का भेद कौन सा हो गया? काकी, केत, नानी, ने, मामी में तत्पुरुष समास। वो याद करके जाना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये वाला जो पूरा का पूरा इंडेक्स है ये पूरा याद करना, ये तत्पुरुष समास में पूरी तरह से काम आता है। आगे चलो, दोपहर समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। दोपहर, दोपहर मतलब दूसरा पहर, दो पहरों का समाहार। दो दो, एक तो पहली बात तो क्या है, आपने अगर ऐसे बनाया दो पहरों का समूह, तो दो पहरों का समूह, दो पैरों का समूह। तुम्हें नंबर नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल सिंपल है दोस्त, ये तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ये कौन सा समास है? द्विगु समास। दो पैरों का समाहार, दो पैरों का समूह। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, समाहार या समूह। ठीक है, बोर्ड ने दोनों को ही दे रखा है, ऐसे करके स्लैश करके तुम ऐसे लिख देना। तो बन गया ये मेरा द्विगु समास। नंबर वाला, बाहुब्री और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है? बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना। देखो, बहुब्री जो समास होता है उसमें पूर्व और उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य पद ही प्रधान होता है। मैं तुम्हें एक वर्ड से समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा दशानन, दशानन की जगह हम, दशानन तुमने लास्ट वीडियो में भी लिया था, कोई और वर्ड ले लेते हैं, जैसे नीलकंठ से लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ड में आराम से आ जाएगा। नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ का मैंने अगर विग्रह किया, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। इसमें वो कह रहे हैं कि बहुब्री में ना तो ये ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद प्रधान, दोनों में से कोई नहीं, कोई अन्य पद ही प्रधान है। मतलब कौन प्रधान है? कौन सा पद प्रधान है? मैंने कहा शिव जी। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, तो प्रधान कौन सा हुआ शब्द मेरा? शिव जी। नीला है जिसका कंठ अर्थात, जैसे ही अर्थात आया और एक अन्य ही पद जो है प्रधान हो गया, तो वो समास होता है बहुब्री। अब यहाँ पर कर्मधारय समास कैसे है? जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ में आप इसका विग्रह करेंगे नीला कंठ, विशेषण विशेष्य, ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है, और ये विशेष्य यानी कि नाउन है। अब इसको कैसे लिखेंगे? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ, ये उत्तर पद है, इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये वाला पद प्रधान है। प्रधान है मतलब यही वाला इंपॉर्टेंट है, कंठ के बारे में बताया जा रहा है कि वो नीला है, तो मेन तो हमारे यहाँ कंठ हुआ। कौन सा पद प्रधान हुआ? कंठ वाला। ठीक है, तो उत्तर पद होता है इसमें प्रधान। लेकिन क्या होता है इसके साथ साथ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय वही होता है कि एक एक की विशेषता बताता है, एक पद दूसरे की विशेषता बताए। उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है, ये विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो इसमें हमें संबंध भी मिल गया है। चलो आगे आ जाओ। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। ये कौन सा पाठ है? ध्यान करो, पहला ही पाठ है तुम्हारा ये, है ना, बड़े भाई साहब वहीं से लिया गया है। तो अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। वाक्य से मुहावरा चुराना है। हंसी खेल होना, हंसी खेल होना हमारा मुहावरा है, इसके अंदर हंसी खेल होना मुहावरा है, जिसका क्या अर्थ होता है? मतलब जैसे कि फुटबॉल का गेम जीतना भी हंसी खेल नहीं है ना। कोई भी बड़ा काम लिख दो, समुद्री यात्रा अकेला करना कोई हंसी खेल नहीं, कोई भी बड़ा पहाड़ चढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, ऐसा कोई भी वाक्य बना सकते हो। चलो उसका प्रयोग कर दिया। और इसका अर्थ क्या होता है? मतलब आसान कार्य है ना। दूसरा देखते हैं, उचित अनुचित का निर्णय लेना। अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा लिखना है। उचित अनुचित का निर्णय लेना, इसका मतलब है तराजू पे तोलना। ये मुहावरा है, तराजू पर तोलना। उचित अनुचित का निर्णय लेना मतलब तराजू पर तोलना। क्लियर है? आगे देखते हैं।
केवल मुहावरा ही लिखना था, ठीक है। राह ना सूझना, राह ना सूझना मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मुझे कोई राह नहीं सूझ रही, कसौटी पर कसना, ठीक है। इसका तुम्हें दे रखा है कसौटी पर कसना। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक जी की अनुपस्थिति में विद्यार्थी ने डैश लिया। अब अध्यापक की अनुपस्थिति होगी, राह ना सूझना मतलब कोई रास्ता ना सूझना एक तरीके से, है ना, कसौटी पर कसना। आगे देखते हैं, अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाया, आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई अन्य मुहावरा लिखिए। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मतलब मैंने दिन रात एक कर दिया। एक तो दिन रात एक करना एक मुहावरा हो गया, और दूसरा हो गया आकाश पाताल एक करना, ठीक है। दिन रात एक करना और दूसरा तुम लिख सकते हो यहाँ पे आकाश पाताल एक करना, कोई सा भी तुम लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा व्याकरण पोर्शन। फिर ये बाकी के पोर्शन अलग की वीडियो में बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, आई होप आपकी मदद तो हो रही होगी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।